वेलकम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में हमने पिछले क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जानी कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, उसके लिए के का यूनिट क्या आता है। ये सारी बातों को हम लास्ट वीडियो तक कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा ये लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये जो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, इनके डेरिवेशन सीखेंगे। और ये जो डेरिवेशंस रहते हैं, ये चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर जगह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इन डेरिवेशंस से जो रिजल्ट क्रिएट होंगे ना, उन पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सीबीएसई कई बार पूछ चुका है ना, नीट की एग्जाम में कई बार आ चुका है, जेई में कई बार आ चुका है। तो हमको आज के लेक्चर को बहुत ईमानदारी से समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारे सेशन का फर्स्ट सेगमेंट, और जिसमें हम कवर करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। पहले ही मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। होता क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ये कैसे ऑपरेट होता है, तो इस सारी बातों को अब हम लोग को देखना है। तो चलिएगा, समझिएगा प्यारे बच्चों, कि मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट है आर और उससे बन रहा है प्रोडक्ट पी। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में तो ऐसा ही होता है। ओके, मान लीजिए टी इक्वल टू जीरो टाइम है हमारे पास। कौन सा टाइम है? टी इक्वल टू जीरो टाइम है। तो टी इक्वल टू जीरो टाइम पे मैंने इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या ले लिया, ए, और उस समय प्रोडक्ट क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बट जब टी इक्वल टू टी टाइम होगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये कुछ एक्स मोल डिसोसिएट हो जाएगा, और रिएक्टेंट जितना डिक्रीज होता है प्रोडक्ट उतना ही इंक्रीज होता है, तो प्रोडक्ट एक्स मोल फॉर्म हो गया। और फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, तो फाइनली हम देख पाएंगे कि जो रिएक्टेंट है ना, वो a माइनस एक्स अमाउंट लास्ट में बचेगा। मतलब ये लेफ्टेड अमाउंट है ना, और यहाँ पे प्रोड्यूस्ड अमाउंट क्या है, x। प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल लेना देना किससे है, केवल रिएक्टेंट से। मैंने पहले भी बोला था, केमिकल काइनेटिक्स के पूरे चैप्टर में पूरा रोल केवल किसका है, रिएक्टेंट का है। सिंपल। तो यहां से पहले एक दो बातें समझ लीजिए। जो ए था, ये ए क्या था, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन था। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। एक्स कौन सा अमाउंट है, तो याद रखिएगा, एक्स ना डिसोसिएटेड अमाउंट है या पार्टिसिपेटेड अमाउंट है। डिसोसिएटेड अमाउंट या पार्टिसिपेटेड अमाउंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे पास 10 लीटर दूध है और उसको दही में कन्वर्ट करना है, और उसमें से ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद 4 लीटर दूध कम हो गया। इसका मतलब 4 लीटर दूध रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया। तो बचा कितना, बचा 6 लीटर, और वही 6 लीटर हमारा क्या रहता है, a माइनस एक्स। इसी को हम लोग नाम देंगे लेफ्ट अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट, जो लास्ट में बच गया। रिमेनिंग अमाउंट बोल लो या इसी को कह लो लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट। प्यारे बच्चे, एक बात और जान लेना, ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन रहता है ना, इसको कई बार हम लोग ना ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट लगा के। नॉट मतलब जीरो टाइम पे बात हो रही है। और जो लेफ्टेड अमाउंट रहेगा ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे केवल ए से, जो एट द एंड हम लोग को बचा। समझ में आई बात है? अब यहां से आप लोग एक चीज समझिएगा, आपने रेट इक्वेशन तो देखा ही है कि भैया जो रेट इक्वेशन आता था हमारा, जो रेट इक्वेशन आता था, वो सबको पता है केवल व केवल किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, रिएक्टेंट। और पावर में क्या लेते थे, एन। एन क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सारी बातों को डिटेल से हम लोग कवर कर चुके हैं। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटता था, तब यहां पर आप लेते थे के, और यहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर में क्या चल रहा है, एन। एक चीज हम सबको फिर से पता है, क्या पता है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब मुझे बताइए कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, डिसोसिएटेड अमाउंट एक्स है, तो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन उसमें चेंज कितना हुआ, तो उसमें आप चेंज देख रहे हो, वो चेंज है एक्स। यही वो अमाउंट है जिसने रिएक्शन में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं दूसरे वर्ड में लिखूं, तो मैं इसको dx बाई dt लिख सकता हूं। यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि
एक्स ही वो अमाउंट है ना जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, एक्स है। ए क्या है, इनिशियल अमाउंट, और ए माइनस एक्स क्या है, जो फाइनली बच जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर यही सारी चीजों का रोल रहेगा। इस आर की जगह पे प्यारे बच्चों अब हम क्या रखने वाले हैं, इस आर की जगह पे हम रख देंगे डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के। समझना बात को, यहां जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है वो आपको फाइनल स्टेज में लेना है या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेना है, क्योंकि जब भी के आता है, के का मतलब ही आप इक्विलिब्रियम पे हो, बट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इक्विलिब्रियम का कोई रोल नहीं है, तो रोल रहेगा फाइनल स्टेज का। और फाइनल स्टेज में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, तो ए माइनस एक्स है। तो ये बात अब आप लोग समझ पाए कि यहां पर मैंने एक्स क्यों लिया और यहां पर मैंने ए माइनस एक्स क्यों लिया, क्योंकि आर जो होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ए क्या है, फिक्स अमाउंट है, ए माइनस एक्स क्या है, लास्ट में बचा हुआ फिक्स अमाउंट है। कोई अमाउंट जो चेंज हो रहा है वो है एक्स अमाउंट, वो कौन सा अमाउंट है, एक्स, इसलिए डीएक्स बाई डी हो गया। और यहां पर के साथ आर आया है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आया है, तो वो फाइनल स्टेज का है। और फाइनल स्टेज पे कितना मिल रहा है, ए माइनस एक्स, पावर में क्या लग जाएगा, जीरो। क्यों लगा जीरो, क्योंकि आप सबको पता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए पावर में हमने लगा दिया जीरो। जैसे ही पावर में जीरो लगा तो प्यारे बच्चों यहां से dx बाई डी टी इक्वल टू हो गया k इंटू वन। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जीरो हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो एक रिलेशन बन जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू डी टी। अब एक काम कीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन होगा तो इस पर्टिकुलर केस में आप यहां बोलेंगे dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो रहा है, k dt का इंटीग्रेशन। सिंपल, बड़ा आसान आसान सा होने वाला है। यहां पर dx के इंटीग्रेशन से केवल क्या आ गया, x, k कांस्टेंट है बाहर आ गया, और dt के इंटीग्रेशन से केवल क्या आया, t। पर मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और समझना, क्या समझना, कि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन जब भी होता है ना, तब एक एडिशनल कांस्टेंट क्या होता है, c आ जाता है, एक एडिशनल कांस्टेंट c आ जाता है। अब आपको इस c की वैल्यू को लाना पड़ेगा, तो c की वैल्यू लाने के लिए हमेशा याद रखना, फॉर c आप क्या करना, आप t इक्वल टू जीरो टाइम पे चले जाना। हमेशा कहां चले जाना, रिएक्शन के स्टार्टिंग में, t इक्वल टू जीरो टाइम, यहां पहुंच गए। जब t इक्वल टू जीरो टाइम है तब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, और जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में या डिसोसिएटेड अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया है, कोई अमाउंट ही डिसोसिएट नहीं हुआ है ना, मतलब कि यहां पर आप समझ गए x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। एक काम कीजिए, टी जीरो एक्स जीरो यहाँ पुट कर दो, तो जब यहाँ पुट करोगे तो x की जगह पे मैंने जीरो रखा, k इंटू टी की जगह पे भी मैंने जीरो रखा, प्लस क्या है c, तो यहाँ से c की फाइनली वैल्यू आ गई जीरो। कितनी आ गई, जीरो। इसको वहां वापस से पुट कर दो, तो जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे तो आप पाओगे k इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू के टी प्लस जीरो, मतलब x इक्वल टू क्या आया, के टी। तो यहां से हमारा फाइनली रिजल्ट जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा कि t इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, x बाई के। सिंपल। सिमिलरली k इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x अपॉन टी। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए, जहां पर ये जो रिजल्ट है ये किसका है, ये रेट कांस्टेंट का रिजल्ट है। ये किसका रिजल्ट है, रेट कांस्टेंट का। याद रखिए, जो भी जीरो ऑर्डर पढ़ लो, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लो, सेकंड ऑर्डर पढ़ लो, सारे ऑर्डर रिएक्शन में आपको हमेशा दो चीजों का डेरिवेशन लाना है, एक रेट कांस्टेंट का, दूसरा टाइम पीरियड का, और एक और लास्ट में एडिट करेंगे उसी में टाइम पीरियड के डेरिवेशन से ही हाफ लाइफ पीरियड का, जहां केमिकल रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी रहती है। ठीक, पर हर ऑर्डर रिएक्शन में जो प्रोसीजर है ना, ये बिल्कुल कॉमन चलेगा। बस यहाँ एन की जगह पे अगर फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, जीरो ऑर्डर के लिए जहां जीरो रखे हो यहाँ वन रखोगे, सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पर टू रख दोगे। बाकी नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाने हैं, इंटीग्रेशन करना है, उसके रूल्स यूज करने हैं, सीधे सीधे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम उस रिजल्ट को अभी और ज्यादा अपडेट करेंगे। ये टाइम पीरियड का आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक, और ये के का भी फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। होप सो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं, आगे बढ़ जा रहे हैं हम लोग। तो आपने अभी अभी क्या लाया, आपने लाया है t इक्वल टू एक्स अपॉन के, टी इक्वल टू एक्स अपॉन के। अब प्यारे बच्चे एक काम करते हैं
कि हाफ लाइफ पीरियड की बात करता हूं, फॉर हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है? तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो हमारा रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन है ना वो 50% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 50% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाने का मतलब जो टाइम है उसी को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ बोलेंगे, या इसी को हम लोग टी 50% के नाम से भी जान सकते हैं। और कहता है यहां पर केमिकल रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब जो डिसोसिएटेड अमाउंट है, मान लीजिए मैंने 10 लीटर दूध लिया, उसको मुझे दही में कन्वर्ट करना है और मैं कहूं 50% कंप्लीट हो गया केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब मेरे पास अभी दूध कितना बचा है? 5 लीटर। और रिएक्शन में कितना दूध डिसोसिएट हो गया, यूटिलाइज हो गया? 5 लीटर। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पर आप एक बात समझ पा रहे हैं कि जो x है वो 10 का आधा ना 5 होता है, 10 का हाफ 5 होता है, तो 5 बचा, मतलब x की वैल्यू a/2 होगी। ये हाफ लाइफ पीरियड के लिए हमेशा ये बात याद रखिएगा, टाइम को t 50% ले लेना और x की वैल्यू a/2 रखना। अब चलो, अब डेरिवेशन में सीधे सीधे आ जाओ। टाइम की जगह पे आपने t हाफ रख दिया, इक्वल टू x की जगह पे हम यहाँ पुट किए a/2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया k। तो फाइनली हमें टी हाफ का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज a/2k। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप सबको इसको दिमाग में रखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ आया वो कितना आया? a/2 की आया। और जो k आया था, k मतलब व्हाट? रेट कांस्टेंट, वो क्या आया था? x/t आया था। वो क्या आया था? x/t आया था। अब चलिए, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात कर लूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बना लेते हैं। पहला ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, डेरिवेशंस आ गए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, हाफ लाइफ पीरियड का। और ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसका? रेट कांस्टेंट का। सिंपल, यही दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अगर मैं x मतलब डिसोसिएटेड अमाउंट वर्सेस टाइम पीरियड का अगर ग्राफ बनाऊं, डिसोसिएटेड अमाउंट वर्सेस टाइम पीरियड का, तो चलिए देखते हैं भाई क्या ग्राफ बन सकता है। यहां पर मान लीजिए आपका x है और यहां पर टाइम पीरियड t है। सो सिंपल। तो प्यारे बच्चों, आप यहां से एक बात साफ साफ समझ पा रहे हैं कि इसी इक्वेशन से देखो ना, ये k वाले इक्वेशन से देखो तो k इक्वल टू क्या था? x/t। मतलब यहां से आप साफ साफ समझ पाओगे कि x इक्वल टू क्या है? kt। और k हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट नाम ही है उसका। मतलब कि जो x आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आया। और अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आया है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री के साथ। हालांकि मेरा ऐसा 45 नहीं दिख रहा है, बट आप लोग समझ लेना 45 डिग्री वाला स्ट्रेट लाइन बना है। दूसरा आ जाते हैं ग्राफ और सोचते हैं। अब चलो हम लोग टी हाफ का रिलेशन लाते हैं, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए के बीच का प्लॉट करने जा रहे हैं। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए के बीच का अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये मान लीजिए आपका हाफ लाइफ पीरियड है और ये आप लोग का इनिशियल अमाउंट ए है। इनिशियल अमाउंट ए था, डिसोसिएटेड अमाउंट एक्स था और रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स था। रिजल्ट सीधे सीधे बोल रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारा टी हाफ आ रहा है वो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो इस बार भी ग्राफ आपका कैसा बनेगा? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ बन जाएगा। एकदम आसान हो रहा है, ठीक। सिमिलरली अगर मैंने आपसे अब बात किया, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा ग्राफ हमारा है, रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? dx/dt। इसका आप लोग को ग्राफ बनाना है a माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? a माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब ये हो रहा है मेरा dx/dt और यहां आ रहा है मेरा a माइनस एक्स रिमेनिंग अमाउंट, इनके बीच का प्लॉटिंग करना है। तो समझना, आपने रेट इक्वेशन तो देखा ही था। क्या देखा था रेट इक्वेशन? R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में क्या आता था? n। यहां पर जब आप लोग जीरो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाते थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह पे आप लोग क्या लगाते थे? a माइनस एक्स। और जीरो ऑर्डर होने के कारण पावर में क्या आता था? जीरो। जब आप ऐसा सॉल्व करते थे तब आप पाते थे R इक्वल टू के, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर जीरो वो सीधे सीधे क्या हो जाता था? 1 हो जाता था। मतलब क्या? रेट ऑफ रिएक्शन
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इस बार डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो एक क्या आएगा? कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप के ग्राफ हो गए। कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी क्वेश्चन नीट उट में आ सकता है, जेई में आ सकता है। अदरवाइज डेरिवेशंस के साथ साथ हमने इनके रिजल्ट को लेके ही ग्राफ बना लिया। मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो प्यारे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो ठीक है। चलिए, सो नाइस ऑफ यू। अब इसको हटा रहे हम लोग। अब हम जीरो ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए, इन फैक्ट्स को आप लोग को रखना है दिमाग में। चलिए, तो फर्स्ट फैक्ट क्या था? पहला फैक्ट तो यही था कि जो टी हाफ आया, आप सबने देखा वो क्या आया? A/2 के आया। मतलब सीधी सी बात है, जो हाफ लाइफ पीरियड आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? ए के। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सारा फैक्ट किसके लिए चल रहा है? जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और कैसा डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट जो हमने पाया, क्या पाया? आपने देखा कि R इक्वल टू डायरेक्टली के आया था, अभी अभी तो हमने लाया ना तीसरा वाला ग्राफ में। R इक्वल टू के, क्यों? क्योंकि बगल में a माइनस एक्स की पावर क्या हो गया था? जीरो। तो यहां से एक साफ साफ रिलेशन आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर में, वो रेट कांस्टेंट के क्या होती है? इक्वल होती है। केवल किसके केस में? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में। और यहीं से थर्ड पॉइंट और मिला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्मॉल आर, ये डिपेंड नहीं कर रहा है ना, डज नॉट डिपेंड, या इंडिपेंडेंट भी लिख सकते थे, ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रिलेट नहीं करता, क्योंकि वो स्टेप ही गायब हो गया ना। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पाया? तो फोर्थ पॉइंट आपने ये देखा, क्या देखा था कि K इक्वल टू जब आपने देखा था तब आया था x बाई टी। K इक्वल टू क्या आया था? x बाई टी। क्या इस फॉर्मूले में x क्या है? x है डिसोसिएटेड अमाउंट। x क्या है? डिसोसिएटेड अमाउंट। A होता है ना इनिशियल कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले में A आया क्या? नहीं आया। अलग से x इक्वल टू a बाई टू पता रख लेना, वो हाफ लाइफ पीरियड का केस है। वो हाफ लाइफ पीरियड का केस है, वहां t नहीं रहेगा, फिर वहां t हाफ हो जाएगा। आप अगर किसी भी रैंडम टाइम पे देख रहे हो तो यहाँ के फॉर्मूले में A नहीं आया, इसका मतलब जो K है ये इंडिपेंडेंट है ना, ये भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है? ए से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। होप सो अब आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेकर तो कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमने उसके डेरिवेशन को देखा, रिजल्ट लाया, ग्राफिकल एनालिसिस किया, और रिलेट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हमने कवर। चलिए, तो जीरो ऑर्डर सबको अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करेंगे किसकी? फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म की। तो चलिए, हम अब हेडिंग डाल दे रहे हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप n की वैल्यू कितना लेने वाले हैं? 1 लेने वाले हैं। सारा प्रोसीजर जो अभी अभी आपने जीरो ऑर्डर में यूटिलाइज किया ना, सब सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? कि मान लो एक रिएक्टेंट रहेगा, उससे क्या बन रहा होगा? एक प्रोडक्ट। t इक्वल टू जीरो टाइम पे मैं रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या कंसिडर करूंगा? a। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? जीरो, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना जीरो टाइम पे। ठीक। पर जब t इक्वल टू टी टाइम होगा, रिएक्शन स्टार्ट होने के कुछ देर बाद इसका एक्स मोल डिसोसिएट हो गए, इसके एक्स मोल फॉर्म हो गए, क्योंकि रिएक्टेंट जो डिक्रीज करता है वही अमाउंट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में चले जाता है। और फाइनली हमें क्या आता है? तो फाइनली आपको पता है रिएक्टेंट a माइनस एक्स अमाउंट बचेगा और प्रोडक्ट x अमाउंट फॉर्म हुए रहेगा। ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दिया ना। a क्या है? इनिशियल अमाउंट। x क्या है? पार्टिसिपेटेड या डिसोसिएटेड अमाउंट। और a माइनस एक्स क्या है? रिमेनिंग या लेफ्ट अमाउंट आफ्टर द रिएक्शन। इजी। तो अब हम यहां से क्या लगाते हैं? जैसा पिछली बार पढ़े थे, हम यहां से रेट इक्वेशन लेंगे। और रेट इक्वेशन अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो सबको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर में n आता है, वेयर n इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो यहां से जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है तो ये हो जाता है के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर में व्हाट एन। आपको पता है इस आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे dx बाई डी टी। क्यों लिखेंगे ये बात तो मैंने अभी आपको क्लियर किया ना, क्योंकि जो कंसंट्रेशन में जो अमाउंट चेंज हो रहा होगा ना उसी को तो रेट में लेना है, और चेंज अमाउंट कौन है, केवल एक्स। ए फिक्स है, ए माइनस एक्स भी फिक्स है, चेंज हो रहा है केवल एक्स। इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कहां लेते हैं, फाइनल स्टेज का, तो फाइनल स्टेज में कितना आया है ए माइनस एक्स, और इस बार पावर में क्या ले लेना, 1 ले लेना। क्यों, क्योंकि ये बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म की। जीरो ऑर्डर में पावर में 0 आया था, फर्स्ट ऑर्डर में 1 आएगा, सेकेंड ऑर्डर में 2 आएगा, ये सारा पार्ट हमेशा सेम आएगा, बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से एन की वैल्यू आप चेंज करेंगे। अब प्यारे बच्चे एक काम करो, जो एक्स है उसकी जगह एक्स को पहुंचा दो और टी वालों को इधर ला दो, तो आप देखोगे कि यहां पर मुझे dx अपॉन क्या मिलेगा, a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा k इंटू डी टी। एक बार k dt आता है ना, उसके बाद तुरंत आप लोग को क्या करना रहता है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे ही आप बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में a माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ k dt। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है क्या, तो होप सो बहुत लोग को पता भी होगा, बहुत लोग को नहीं भी होगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ, ध्यान देंगे सब लोग। रफ वर्क ये कर रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स रहता है ना, आप इमीडिएटली बता दे अरे सर 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, जिसका बेस ही होता है। बट प्यारे बच्चे इस बार ना dx अपॉन a माइनस एक्स है, x नहीं है, तो बच्चा हो गया कंफ्यूज। याद रखिए इंटीग्रेशन के किसी भी प्रॉब्लम में आप जब भी फंसे ना, आप इमीडिएटली क्या करें, इंटीग्रेशन के लिए हमेशा एक रूल याद रख लेना कि 2 स्टेप आप एज्यूम करेंगे। पहला स्टेप 1, जिसके कारण फंसे हैं आप उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए, जिसके कारण फंसे हैं उसको कुछ एज्यूम कर लो। अगर इस a माइनस एक्स की जगह पर x रहता तो dx बाई एक्स हम तुरंत बोलते log x आया इंटीग्रेशन, बट हम फंस गए ना, x की जगह पे यहाँ पर a माइनस एक्स आ गया। तो स्टेप वन यही करना, क्या करना कि लेट्स, पहला ही काम आप लोग क्या करना है, एज्यूम करना है। लेट्स u इक्वल टू हमने क्या मान लिया, a माइनस एक्स। अब स्टेप 2, जैसे ही कुछ एज्यूम किए हो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब क्यों x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सवाल आपका x के रिस्पेक्ट में चल रहा था, आया समझ में। तो वो स्टेप 2 लगाओ, और स्टेप 2 ये होता है कि जो चीज एज्यूम की गई है उसको इमीडिएटली x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहां भी डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ए माइनस एक्स। ये रफ वर्क चल रहा है ना, मैं चाहूं तो डायरेक्ट रिजल्ट ले लूंगा, बट आपको फिर समझ नहीं आएगा कि कहां से रिजल्ट आप ले लिए। ठीक है, आपको पता है ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगेगी, डी ए बाई डी एक्स माइनस क्या हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स। सेपरेट हो जाते हैं ना इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में। तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। पहले स्टेप क्या करना है, एज्यूम, जो भी फंसा उस चीज को एज्यूम करो, और जब एज्यूम किए तुरंत उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, यही काम है हर बार। और dx बाई dx क्या आया, 1। तो यहां से बच्चों आपको du इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ऑफ dx, या ऐसा कहना चाहिए dx इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ du। आया बात समझ में। तो वही काम आप यहाँ पे कीजिए, यहाँ जो इंटीग्रेशन ऑफ dx है ना, उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, माइनस ऑफ du, अपॉन में a माइनस एक्स की जगह पे क्या रख दिया, u इक्वल टू, यहां तो कोई टेंशन नहीं है, k बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, dt, क्योंकि k कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, माइनस बाहर आया, du बाई यू क्या हो गया, log u। क्यों आया log u, जिसका बेस क्या रहेगा, e, इक्वल टू क्या हो गया, k, और यहाँ dt का इंटीग्रेशन क्या आता है, dt का इंटीग्रेशन हमारे लिए t प्लस क्या आया, c। आया यहां तक बात समझ में भैया। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x था, तो du बाई यू का log u होगा। अब एक चीज तो सबको पता है कि ये जो u था वो एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में a माइनस एक्स था ना, मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्व होके सीधे क्या आया, माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स। और ये देखो, आप चाहो तो यहां से सीधे ये वाली लाइन यूज कर लेना ना, इक्वल टू क्या आ रहा है, के टी
प्लस ऑफ सी। आया समझ में? तो यहां से dx अपॉन a माइनस एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन किया ना, तो माइनस लॉग a माइनस एक्स आया, जिसका बेस क्या चल रहा है, e चल रहा है। लॉग दो टाइप का होता है, नेचुरल लॉग जिसका बेस e रहता है, और एक वो लॉग जिसको हम यूज करते हैं उस समय बेस 10 रहता है। तो किस समय किसको यूज करना है उस पर मैं अभी आऊंगा। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए। इस पार्ट को नोट करने की कोई खास नेसेसिटी नहीं है, ये बस रफ वर्क था। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया यहां तक? ओके। तो हम इस रिजल्ट को याद रखेंगे ना, क्या था, माइनस लॉग a माइनस एक्स जिसका बेस में क्या है, e है, इक्वल टू क्या आया है, के टी प्लस सी। अब हेडक किसका है, c का, क्योंकि c कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा। तो भैया c निकालने के लिए हम सबने पढ़ रखा ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ c आपको कहां पहुंच जाना है, रिएक्शन के स्टार्टिंग में। और रिएक्शन के स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो डिसोसिएटेड अमाउंट क्या है, 0। तो पुट कर दो इस इक्वेशन में, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट कीजिए। तो माइनस लॉग ई बेस में a माइनस एक्स की जगह पे 0 रखा, इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू टी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 0 प्लस सी। जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तब आप पाएंगे कि लॉग a इक्वल टू, ये पार्ट भी 0 हो गया, इक्वल टू क्या आया, c। ये आया c का रिजल्ट। इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तब आप ये पाएंगे कि एलएचएस में तो यही है, आरएचएस में हो गया के टी प्लस सी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस ऑफ लॉग ए। इसका भी बेस क्या है, ई है। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इधर आके जब प्लस होगा ना, तो मैं उसको डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूं, लॉग ए बेस में ई है, माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स बेस में e है, इक्वल टू व्हाट, के टी। अब इतना रिलेशन सबको पता है, सबने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि भैया लॉग, एक काम करते हैं, ये लेते हैं, लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला आप सबको याद होता था, लॉग m माइनस ऑफ लॉग n होता था। सबको याद आ रहा है लॉग का फॉर्मूला? तो यहां वही काम हो रहा है ना। ये देखो उल्टा कर लो, ये log m माइनस लॉग n है, तो log m माइनस लॉग n को हम लोग log m बाई n लिख ही सकते थे, बिल्कुल आराम से लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं था। सिंपल, log m माइनस लॉग n को log m बाई n लिख दिया गया, फॉर्मूला रिवर्स करके यूज कर लिए। इक्वल टू क्या चल रहा है, ये चल रहा है kt। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हमारे लिए फॉर्मूले जनरेट होंगे फॉर टाइम पीरियड। अगर मैं फॉर्मूला जनरेट करूंगा, टाइम टेकन, ये टाइम पीरियड जो भी लगेगा केमिकल रिएक्शन में, बोलेगा 30% केमिकल रिएक्शन कवर करने में कितना टाइम लगा, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला आएगा T इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया, 1/k लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ प्यारे बच्चों बेस में क्या है, e है, बट जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं ना, तब हमें बेस में e नहीं चाहिए रहता है, हमें बेस में चाहिए रहता है लॉग के 10। और लॉग के बेस को e से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस एक काम करना है, 2.303 को सामने मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि e की वैल्यू 2.303 होती है। तो ये फाइनली आप लोग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। और इसी टाइम पीरियड के फॉर्मूले से आप लोग आगे देखिएगा, हम लोग हाफ लाइफ पीरियड भी लाएंगे। ठीक, तो चलिए उसको अभी बाद में जाएंगे, फिलहाल के लिए दूसरा काम करते हैं, फॉर रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन या फॉर्मूला लाना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको यहां पहुंचा दीजिए, इसको यहां पहुंचा दीजिए। तो k इक्वल टू आपको दिखेगा 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहां पर बेस क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, तभी तो 2.303 का मल्टीप्लाई हुआ है। ये बन गया आप लोगों का क्या, रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइनली इक्वेशन। तो ये हमने टाइम पीरियड भी ला लिया, और ये हमने रेट कांस्टेंट भी ला लिया। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम लोग ले आए। आप लोग इसको फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, इजी। अब चलिए हम इसको हटा रहे हैं ना, हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। क्या बाकी है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड फिर से अब आप लोग को डिराइव करना है। तो हाफ लाइफ की बात अगर करेंगे हम लोग, तो क्या होता है हाफ लाइफ में, सबको याद है कि जो टाइम है वो बन जाता है टी हाफ।
या इसी को हम लोग टी 50% के नाम से जानते हैं, और इसका मतलब है कि 50% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो जब 50% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो जो डिसोसिएटेड अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट का हाफ हो चुका है। इजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने फाइनली अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, टी इक्वल टू क्या, 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो पढ़े थे, याद आ रहा है? तो अब एक काम करो, इस टी की जगह पे आपने क्या पुट करना है, टी हाफ इक्वल टू, ये हो गया 2.303 बाई के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब ए माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूं, ए बाई 2। सॉल्व करेंगे अब इसको, तो दिस इज 2.303 बाई के लॉग ए अपॉन ए माइनस ए बाई 2 क्या हो गया, केवल ए बाई 2 हो गया। ये देखो ये पलट के ऊपर आ जाएगा ना, तो दिस इज 2.303 अपॉन के लॉग 2 ऊपर आ गया, ए अपॉन क्या आ रहा है, ए। तो अब आप देखेंगे कि इसको तो कैंसिल किया जा सकता है, ए को। तो हमें फाइनली टी हाफ का एक रेडीमेड फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, तो टी हाफ इक्वल टू, याद रखेंगे, 2.303 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाई के। अब एक चीज तो सबको याद होता ही है मेरे ख्याल से, इसका बेस क्या चल रहा है, 10 चल रहा है ना। log 2 की वैल्यू अगर बेस में 10 हो तो ये होता है प्यारे बच्चों 0.3010। उसको ला के यहाँ पुट कर देना, ये डाटा याद रखना ना, 2.303 इंटू लॉग 2। इसको जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ का एट फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, वो आएगा 0.693 अपॉन के। रखो ना इसको, 0.3010 रखो और 2.303 से मल्टीप्लाई कराओ तो आप यही पाओगे, 0.693 अपॉन के। तो यहां से एक बात तो आप लोग साफ समझ गए कि इस बार जो हाफ लाइफ पीरियड आया है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, बट वही चीज जब फर्स्ट ऑर्डर की हुई तो फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ पीरियड है, टी हाफ है, ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन। नीट इस पे पूछ चुका है ना क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए। बात समझ में आया? मतलब सीधी सी बात है कि जो हाफ लाइफ पीरियड रहेगा वो ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, जीरो ऑर्डर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को एक अच्छा सा ना ट्रिक बता दे रहा हूं, क्या करना कि जो हाफ लाइफ पीरियड रहेगा ना, टी हाफ, वो हमेशा, एक काम कीजिए, एक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्पेस नहीं है, ये बस आप लोग हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला याद रख लेना और ये पूरी चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, आगे बढ़ रहे हैं। जो टी हाफ रहेगा ना, फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन, याद रखना ये रेडीमेड फॉर्मूला रहेगा, फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ हमेशा ए की पावर 1 माइनस एन होता है। क्या होता है, 1 माइनस एन। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब जैसे समझना, यहां मान लो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ये मेरा टी हाफ है, हाफ लाइफ पीरियड है, ये 50% भी लिख सकते हो। तो अगर आपने जीरो ऑर्डर लिया तो जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या रख दिया, जीरो। तो यहाँ पे पुट किए जब आप लोग, जब आपने इसको यहाँ पे पुट किया तब आप पाएंगे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन की जगह पे जीरो रखा, मतलब कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, ए। पर जब मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर की, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू में कितना ले लूंगा, 1 ले लूंगा। जैसे ही मैं एन की वैल्यू 1 लिया, अब यहां के लिए जब आप टी हाफ लाने जाएंगे तो ए की पावर 1 माइनस एन है ना, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 ही होती है। तो आप यहां से देख पाएंगे जो हाफ लाइफ पीरियड आया वो ए की पावर 0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया। प्यारे बच्चों, अगर इसी तरह आपसे पूछ देता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन है, सब नीट आईआईटी खूब क्वेश्चन पूछा है ना भाई इस पे। तो सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हाफ लाइफ पीरियड देखूंगा तो ए की पावर में 1 माइनस एन की जगह पे इस बार क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, सेकंड ऑर्डर है ना। तो यहां से जो हाफ लाइफ पीरियड आएगा वो ए की पावर -1, मतलब
इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। ऐसे ही अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात हो जाएगी, किसकी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, तो n की वैल्यू भैया 3 पुट कर देना। तो यहां से अब आप देखोगे कि जो t हाफ आएगा वो आएगा a की पावर 1 माइनस n की जगह पे 3, मतलब हाफ लाइफ पीरियड जो आया वो a की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन भी अगर आपसे पूछ दे तो आपको फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए, उससे आप लोग उसका हाफ लाइफ पीरियड का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन ला सकते हो। और ये सवाल नीट और आईआईटीज में ऑलरेडी आए भी हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब हम लोग इसको हटा रहे हैं, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। चलिए, तो किस किस चीज के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाए भाई, पहला ग्राफ ले लो, पहला ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना, फर्स्ट ग्राफ में ऐसा लेता हूं, लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स का ग्राफ हम बना रहे हैं वर्सेस टाइम पीरियड t के साथ। ये कोई भी रैंडम टाइम पीरियड है ना, हाफ लाइफ पीरियड नहीं है। हाफ लाइफ पीरियड कभी भी लिखूंगा तो उसके नीचे टी हाफ या टी 50% करके लिखूंगा। खाली टी लिखा गया है दैट मीन्स कि वो रैंडम टाइम पीरियड है, 30%, 45%, 65% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने का। कुछ भी रैंडम आप जो भी केमिकल रिएक्शन लो उसका टाइम पीरियड है। ओके, तो यहां से अगर आप लोग इसके ग्राफ बनाने जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि भैया अगर लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स का ग्राफ अगर बनाया जा रहा है टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला तो सबको याद आ ही रहा होगा कि टाइम पीरियड क्या था, 2.303 बाई के लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स था। यस और नो? तो आप यहां से एक बात समझ पाए कि ये जो पूरा पार्ट है 2.303 अपॉन के भी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अदर फिजिकल क्वांटिटी पे करता नहीं है के डिपेंड, नाम ही है ना रेट कांस्टेंट। तो ये पार्ट पूरा कांस्टेंट हो गया, मतलब यहां से आप रिलेट कर पाए कि जो टी हाफ था वो लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स के क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। इसलिए ग्राफ कैसा उठेगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन उठ जाएगा, वेरी इजी। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, आप दूसरा ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, सेकेंड ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए का ग्राफ। तो यहां से आप लोगों ने अभी अभी फॉर्मूला तो देख ही लिया होगा, क्या देखा फॉर्मूला, कि जो टी हाफ आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आया 0.693 अपॉन के पर। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा ना इनिशियल कंसंट्रेशन ए पर, उसके फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा ना। इसलिए इस बार ग्राफ कैसा बनेगा, एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैच हो रहा है? ऐसे ही अगर मैं एक और ग्राफ आपसे दे दूं, मैं बात करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स के बीच का ग्राफ आप बनाइए। तो चलिए देखते हैं, पहले तो पढ़ते हैं कि भैया आपने ये बात तो पढ़ रखा है कि R जो था वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए यहां पर पावर में क्या आता था, 1 आता था। जब ये सिंबल हटता था तब आप लेते थे k और इसी की जगह पे क्या लगाते थे, a माइनस एक्स की पावर 1। मतलब कहीं ना कहीं जो r था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना a माइनस एक्स की पावर 1 के। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, r बोल लो या इसी को कई बार dx बाई dt कह के दे देगा, कंफ्यूज मत हो जाना, और a माइनस एक्स के बीच का प्लॉट करने आपसे बोलेगा तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ना। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो ग्राफ कैसा जाएगा, एक ऐसा ओम्स लॉ टाइप का स्ट्रेट लाइन, राइजिंग स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। होप सो ये पूरी बातें समझ में आई। इसको प्यारे बच्चे एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा रहा हूं ना मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। चलिए सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सब हर एक पॉसिबल चीज को हम लोग कवर कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताओ। आप लोग के लिए जितना भी पॉसिबल चीजें हो सकता है वो चीजें मैं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा नाराजगी लगती है कि वो प्रॉपर आप लोग का प्यार मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब क्या कारण है नहीं पता, पहले मैं डिसकंटिन्यू रहता था बट अभी तो काफ़ी मेहनत हो रहा है ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें जाएं, डिलीवरी हो, समय पर हो।
तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग का भी थोड़ा मुझे प्यार मिले ताकि मोटिवेट रहे आदमी और पूरा कंप्लीट सिलेबस विद इन कुछ पर्टिकुलर टाइम रेंज के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लें। उसके बाद तो नीट की पूरी अलग से सीरीज चली रही है, समय रहेगा तो जेई का अलग से सीरीज चलाऊंगा ही। ठीक है, मुझे अगर आपका मोटिवेशन मिला ना तो सब कुछ पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए, अच्छे लग रहे हैं वीडियो, थोड़ा लाइक शेयर करना है भाई, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ना एक इंपॉर्टेंट सा ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ नंबर 4। इस ग्राफ को थोड़ा सा डिटेल में जानना, ये मैं ले रहा हूं लॉग ऑफ a माइनस एक्स वर्सेस टाइम पीरियड t का ग्राफ। ओके, ये ग्राफ थोड़ा सा दमदार रहने वाला है, सीखने लायक, क्योंकि इसमें ना आईआईटी सवाल पूछ चुका है और ऐसा कंप्रहेंशन टाइप के भी क्वेश्चन डाल देता है, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलना। क्या है, हमने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है कि t इक्वल टू, हमने पढ़ा था व्हाट, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। याद आ रहा है सबको? तो एक काम कीजिए, यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, लॉग m बाई एन को मैं लॉग m माइनस लॉग n लिख सकता हूं। बहुत आसान। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग a, बीच में माइनस, ये उससे साथ भी, तो 2.303 बाई के लॉग ऑफ a माइनस एक्स। सिंपल। ये तो पूरा पार्ट ही कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट है तो लॉग के अंदर कांस्टेंट मतलब वो भी कांस्टेंट, k का नाम ही रेट कांस्टेंट, और ये 2.303 भी कांस्टेंट। एक काम करते हैं, उसको आगे पीछे लिख देते हैं, तो आप देख पाओगे दिस इज माइनस 2.303 बाई के लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस 2.303 बाई के लॉग क्या आया, a आया। ये हो गया आपका किसका, t का फाइनल फॉर्मूला। अब आपको प्यारे बच्चों ये एक चीज दिख रहा होगा कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या x इक्वल टू एम वाई प्लस सी टाइप का एक ग्राफ दिख रहा है, जो किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का। किसका ग्राफ होता है भाई, स्ट्रेट लाइन का। तो यहां से अगर आप रिलेट करोगे तो मान लो हमारा जो t है वो x है, फॉर एग्जांपल, या यही ले लो, t को y मान लो, तो उस समय m की जो वैल्यू है, x क्या होता है, वेरिएबल पार्ट, ये है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट ही तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है ना, लॉग a माइनस एक्स क्या है, वेरिएबल पार्ट है, ये पार्ट वेरिएबल है, तो ये पार्ट सामने वाला क्या कहलाएगा, m कहलाएगा, क्योंकि x के सामने जो है वो क्या है, m। तो यहां से आप इतना समझ पाए कि जो स्लोप आता है इस ग्राफ का, मतलब m, वो कितना आया है, वो आया -2.303 बाई वॉट, के। इजी। और जो c है, c मतलब कांस्टेंट पार्ट, तो दिस होल पार्ट इज कांस्टेंट, इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, 2.303 बाई के लॉग ऑफ a। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, तो आप इतना तो समझ पाए कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम पीरियड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, इतना तो हमने पहले से क्लियर कर लिया है। पर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि ये राइजिंग स्ट्रेट लाइन ना होके डिक्रीमेंट करेगा, ये ग्राफ नीचे उतरेगा ऐसा। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो इस ग्राफ का स्लोप आप लोग समझ पा रहे हैं, m इक्वल टू कितना है, -2.303 बाई के। ये ग्राफ का स्लोप हो गया। साथ ही साथ अगर इंटरसेप्ट देखना है, मतलब ये वैल्यू, ये इंटरसेप्ट होता है, इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, इसकी वैल्यू दिख रही है 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए। तो ये बना आपका नेट ग्राफ लॉग ऑफ ए माइनस एक्स वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में। ये ग्राफ पहले भी पूछ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसको परफॉर्म करना रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हटा दे, चलो बाय बोलते हैं इसको। अब फिर से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आ जाते हैं।
जितना अभी तक पढ़े ना सबको। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे प्यारे बच्चे जब आ रहे हैं तो पहला पॉइंट तो आप लोग इतना ही जान गए कि रेट कांस्टेंट का फाइनली फॉर्मूला हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आया था, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला। सेकेंड फार्मूला अगर हमने टाइम पीरियड फॉर एनी रैंडम परसेंटेज ऑफ केमिकल रिएक्शन का अगर देखा तो वो आया 2.303 अपॉन के, इसको यहाँ पहुंचाना था बस, लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। देखो कई बार ना इसी चीज को आप लोग ऐसा भी देखोगे कुछ कुछ किताबों में, तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हमने ये बात पहले से ही क्लियर कर दी थी कि ए को ही हम लोग क्या लिखते हैं, ए नॉट इनिशियल टी इक्वल टू 0 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए माइनस एक्स मतलब रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट को क्या लेते हैं, ए ले लेते हैं, सिंपल। थर्ड पॉइंट आया था हमारा हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड का जनरल फॉर्मूला आपने लाया था 0.693 अपॉन के, जो इस बात को रिलेट कराया था कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन से, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। और इससे रिलेटेड तो हमने सारे ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टी हाफ और ए का रिलेशन तो ला ही लिए थे। एक दो पॉइंट और समझना प्यारे बच्चों, कि अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हो, कौन सा रिएक्शन ले रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रखिए कि एवरी रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो अपने आप में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। हर रेडियो एक्टिव रिएक्शन, चाहे वो यूरेनियम हो चाहे कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो, वो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को ही ओबे करता है। सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को भी याद रख लेना, ठीक। इनडायरेक्टली पूछ देगा यूरेनियम के लिए कौन सा रिएक्शन ओबे किया जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, नन ऑफ दिस। आपको क्लियर होना चाहिए यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को ओबे करेगा, सिंपल। अब प्यारे बच्चों और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आ जाते हैं। 6th नंबर फैक्ट याद रखना कि अगर मान लीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, उसमें x% और y% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। x% और y% क्या है, डिसोसिएटेड अमाउंट है। ये कौन सा अमाउंट है, डिसोसिएटेड अमाउंट है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि 30% केमिकल रिएक्शन, 50% केमिकल रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हो गया है। तो जब यहां से ना tx% मतलब x% कंप्लीट होने में लगा समय, डिवाइडेड बाई ty% मतलब y% केमिकल रिएक्शन होने में लगा समय का अगर रेशियो लेना होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। 2.303 बाई के दोनों में कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे आप लोग क्या ले लेना, इसको log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स ले लेना, और डिवाइडेड बाई log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस वाई ले लेना, कहानी ही खत्म, सिंपल। इसी से आप लोग का एक नया रिलेशन मिल जाएगा। क्या नया रिलेशन मिल जाएगा, ध्यान समझना ना, कि अगर मैंने टी 50% और टी x% कौन सा अमाउंट है, याद रखना डिसोसिएटेड अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट है, डिसोसिएटेड अमाउंट है, कि बीच का अगर रिलेशन लाना होगा, मतलब टी 50% डिवाइडेड बाई टी x% अगर लाना होगा, टी x%, तो प्यारे बच्चों आप यहां पर देख पाओगे टी 50% को आप लोग क्या लिखोगे, यही वाला फॉर्मूला ले लो ना, ये मान लो x 50 हो गया, y क्या हो गया मेरा, x हो गया, ऐसा टाइप का। तो सीधे सीधे मैं रखूं, तो दिस इज log 100 अपॉन 100 माइनस 50, यही लगा रहा हूं मैं सीधे सीधे, डिवाइडेड बाई व्हाट, log 100 अपॉन 100 माइनस x, x तो अननोन है, अगर 75% बोल देता तो आप यहाँ पे 75% रख देते, तो हाफ लाइफ पीरियड और 75% केमिकल लाइफ पीरियड के बीच का सीधा रिलेशन आ जाता है। ऐसे घुमा घुमा के देगा वो, आपको बोल देगा 99.9% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा समय और हाफ लाइफ पीरियड के बीच में रिलेशन लाओ, कुछ भी रैंडम देगा, आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली सेट करना, और जब आप डायरेक्टली सेट करेंगे तब आप सीधे सीधे यहां से देखिएगा, ये क्या आएगा, ये हो गया 50 ऊपर है 100, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, तो हमने केवल 0.3 लिया, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स,
याद रखिएगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा ना, ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा जब हाफ लाइफ पीरियड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आपसे दे। जैसे मान लीजिए ये x% है, यहां पर x% है। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपने पूरा नोट कर लिया। देखिएगा सवाल, कैसा सवाल आएगा। चलिए, हमसे बोल दिया है T50% और T75% केमिकल रिएक्शन में रिलेशन लाओ। क्या रिलेशन आएगा, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब का टाइम पीरियड और 75% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब का टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन। तो आप सीधे सीधे ये रिलेशन रखिए, 0.3 अपॉन लॉग में 100 अपॉन 100 माइनस x होता था। इस बार x की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों हम कितना रख देंगे, 75 x%, तो इस बार 75%। याद रखना ये x% क्या है, डिसोसिएटेड अमाउंट, मतलब रिएक्शन इतना कंप्लीट हो गया है, रिमेनिंग इतना बचा नहीं है, कंप्लीट हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप पाएंगे T50% अपॉन में T75% इक्वल टू ये हो गया 0.3 डिवाइडेड बाई, यहां आप नीचे देख पाओगे, यहां थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर दे रहा हूं, लॉग ऑफ 100 अपॉन कितना बचा 25, और इस 25 से ये 100 4 से कैंसिल हो जाएगा और log 4 को मैं 2 log 2 लिखूंगा। आया समझ में। तो यहां से आप देखेंगे ये हो गया 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.3, क्योंकि अगेन log 2 आया, log 2 की वैल्यू 0.30 लेनी है, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से आप सीधे सीधे समझ पाए कितना आया, 1/2। 1/2 आया, इसका मतलब इस T75% को उधर भेज दो। तो T75% इज नथिंग बट इट इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, हो गया आंसर। ठीक है, ये अपने आप में भी एक क्या है, रिजल्ट है कि 75% केमिकल रिएक्शन होने में हाफ लाइफ पीरियड में जो टाइम लगता है उसका डबल टाइम लगता है। ठीक है, और कैसे इस फॉर्मूले को यूटिलाइज किया गया, होप सो सबको समझ में आया। इसी में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक की बात की है, आप लोग यहां तक पूरा नोट कीजिए प्यारे बच्चों। अब मैं इसको हटा रहा हूं, आगे और कॉन्सेप्ट में करने वाला हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 8, अगर पूछा जाए T99.9% केमिकल रिएक्शन एंड T हाफ लाइफ पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है, आप फिर से ला सकते हैं, वही सारा कहानी तो फिर से करना है। क्या कीजिए, T50% डिवाइडेड बाई व्हाट, T99.9%, रखिएगा डाटा, इसकी जगह पे 0.3 डायरेक्टली लगा दो और इसकी जगह पे log 100 अपॉन 100 माइनस 99.9% ना, ये लेफ्टेड अमाउंट है, सॉरी ये डिसोसिएटेड अमाउंट है, इतना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 0.3 अपॉन लॉग ऑफ 100 तो ऊपर है, नीचे मेरे प्यारे बच्चे जब ये पूरा सॉल्व हुआ ना तो कितना बचा, 0.1। क्या बचा, 0.1। तो ये हो गया 0.3 डिवाइडेड बाई लॉग, ये 1/10 है और ये 1/10 पलट के ऊपर जाके इसको क्या कर देगा, 1000। 1000 मतलब वो 10⁻3। तो दिस इज 0.3, पावर तो सामने आ जाएगा ना, लॉग क्या आया, 10 आया। दिस इज व्हाट, T50% डिवाइडेड बाई T99.9%। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको पता है log 10 की वैल्यू, जिसका बेस में भी क्या है, 10 ही है, कितना आता है, 1 आता है। तो ये पार्ट हो गया 1। तो यहां से हम देख पाए कि T50% डिवाइडेड बाई T99.9% का फाइनली रिजल्ट कितना आया, तो दिस इज 0.3 अपॉन 3 आया, मतलब 1/10 आया। तो जब 1/10 आ रहा है तो यहां से एक फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो एक नया रिजल्ट मिला। 99.9% केमिकल रिएक्शन होने में हाफ लाइफ पीरियड वाले केमिकल रिएक्शन का 10 टाइम्स टाइम लगेगा। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब मैं बोल रहा हूं कि हाफ रिएक्शन होने में 2 मिनट लगता है, तो 99% केमिकल रिएक्शन होने में कितना देर लगेगा, 20 मिनट। कहानी खत्म। ये आ चुका है ये सवाल,
पहले से भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा क्या था, 8 था। अब कॉन्सेप्ट नंबर 9 में आइएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 9 है कि अगर मैंने रिमेनिंग अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट का अगर हमने रेशियो लिया ना, तो ये याद रखिएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला रहेगा, दैट इज 1/2 की पावर n आएगा। क्या आएगा, 1/2 की पावर n। मतलब अच्छे से सॉल्व करोगे तो जो डिसोसिएटेड अमाउंट है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट अमाउंट, ये क्या है हमारा, ये सॉरी डिसोसिएटेड अमाउंट मैंने गलती से बोल दिया था, ये लेफ्ट अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट ये आएगा 1/2 की पावर n इंटू वॉट, ए नॉट। समझ में आया? मतलब a माइनस एक्स इक्वल टू हमारा रहेगा, इसी को तो a माइनस एक्स बोलते हैं ना, क्या 1/2 की पावर n, और ये हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन a है, ए नॉट को हम ए बोलते हैं। तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। याद रखना कि आपसे पूछेगा एन क्या है, एन याद रखना एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। एन क्या है, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। मतलब बोलेगा 4 हाफ लाइफ के बाद, 4 हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा, 4 हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा। तो आप प्यारे बच्चे समझ गए कि एन की वैल्यू क्या दे दिया, 4। क्वेश्चन दे दिया आफ्टर 4 हाफ लाइफ पीरियड्स कितना अमाउंट रिमेनिंग बच जाएगा केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट का। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सीधे सीधे समझ गए कि जो बचा हुआ अमाउंट है उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो सीधे सीधे होता है 1/2 की पावर n, n की जगह पे क्या रख दिया 4, क्योंकि आफ्टर 4 हाफ लाइफ पीरियड बोल रहा ना, इनटू इनिशियल अमाउंट क्या ए, मतलब इनिशियल अमाउंट का 1/16 क्या रहेगा, बच जाएगा। और बोलेगा कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएटेड अमाउंट अगर आपसे पूछ दिया जाए, डिसोसिएटेड अमाउंट क्या होता था भाई, एक्स होता था। वो क्या होगा, वो ए नॉट माइनस ए होगा। ठीक, मतलब ए नॉट कितना है ए, और ए क्या लाए हो, ए अपॉन 16। तो भैया कितना अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, तो 15a/16 अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है। और रिमेनिंग कितना बचा है, तो इतना अमाउंट रिमेनिंग बचा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें आपको इस फॉर्मूले को यूज करके सिंपली डील करना है। होप सो ये बात भी सबको समझ में आई। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये सब थे हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे अब हम जाएंगे, बट ध्यान से समझो, नीट के सिलेबस में या सीबीएसई के सिलेबस में सेकंड ऑर्डर को कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, ना उन पे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स का बुक में क्वेश्चन खोल के देख लीजिए, नहीं आया है। वो केवल आता है एडवांस के पेपर में, सेकंड ऑर्डर वहां पर वैलिड है। तो उसका अलग से आपको डेरिवेशन नहीं जानना है, सारा रिजल्ट बस आपको क्लियर रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक शॉर्ट समरी के तौर पे पूरा का पूरा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को एक साथ कवर कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, मैंने थर्ड ऑर्डर तक की सारी चीजों को कवर किया है। देख पा रहे होंगे आप लोग, यहां दिया हुआ है रिएक्शन, ये रेट लॉ है, ये ऑर्डर है उनका, कहां तक कवर हो रहा है ऑर्डर हमारा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक हम लोग चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ओके, और ये उसका के का डेरिवेशन है। सिमिलरली ये उसका क्या है, यूनिट ऑफ के, और फाइनली है आप लोग का हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला या रिलेशन। तो अगर ए से पी कोई एक रिएक्शन हो रहा है, समझिएगा, तो उस समय जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू के। ये तो रिलेशन भी आपने देखा ही था, आया ही था। और के क्या बनता था, तो x/t बनता था, इसको भी हमने डिराइव किया था। के का रेट कांस्टेंट का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए क्या आता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। के का यूनिट तो मैंने पहले ही बोल दिया ना, कैसे करना, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेगा ना, लीटर की पावर में एक कम करके ले लेना, और मोल की पावर में वही नंबर ना माइनस डाल के ले लेना। यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या आ गया -1, और हर बार बगल में पर सेकेंड। जैसे मान लो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है, तो लीटर की पावर में देखो 2 आ गया, 1 कम करके, मोल की पावर में सेम डाटा को माइनस में, अब बगल में पर सेकेंड। के का यूनिट तो इजीली क्लियर। ठीक है, टी हाफ का ये जो पूरा रिलेशन है, इसको तो मैंने अभी लेक्चर के बीच में ही कवर कर ही लिया था। ठीक है बच्चों, अब हम के का और टी हाफ का अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे। तो आप लोग समझिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने अभी अभी के का ये फाइनल बड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा ही था, और इसका टी हाफ 0.693 अपॉन के होता है, ये तो सबको याद है।
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी देखो दो टाइप होगा कि अगर मैं 2a से डायरेक्टली p बनाया तो रेट कांस्टेंट क्या बन, रेट इक्वेशन क्या बन गया, r इक्वल टू के a की पावर 2। मतलब रेट इक्वेशन में जो पावर आता है वही तो उसका ऑर्डर होता है ना। उस समय जो k आएगा वो ये आएगा। इसी को कोई चाहे तो 1/t a/x को क्या लिखा जाता है, याद आ रहा है? इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस, इसको a0 लिख सकते हैं। याद आया? अभी तो पढ़े थे। ऐसा भी बुक में दिख सकता है। और इस टाइम जो हाफ लाइफ पीरियड आता है, याद रखिएगा प्यारा बच्चों, 1/ka आता है। वैसे भी टी हाफ को सेकंड ऑर्डर में a की पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना भी था। 1/ka इसका फाइनल रिजल्ट आता है हाफ लाइफ पीरियड का। पर अगर देखो a प्लस बी से p बने और रेट इक्वेशन ऐसा बन जाए कि k a की पावर 1 b की पावर 1 दोनों को जोड़ोगे तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी भी कितना आएगा, सेकंड ऑर्डर आएगा। इस बार जो k का ये फाइनल फॉर्मूला आता है वो आता है 2.303 अपॉन, यहाँ सॉरी यहाँ t लिखिएगा, अपॉन t a माइनस बी लॉग b ऊपर रखना तो उसके बगल में a माइनस एक्स, a को नीचे रखना तो उसके बगल में b माइनस एक्स। इतना सा याद रख लेना, ऊपर a सॉरी ऊपर b तो a माइनस एक्स बगल में, और नीचे a तो बगल में b माइनस एक्स। यूनिट क्लियर है? टी और फाइनली हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला चाहिए रहे है तो दोनों सेकंड ऑर्डर से ही, तो हाफ लाइफ पीरियड सेम। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 3a से p बना लीजिए। आया डायरेक्टली रेट इक्वेशन से सीधे दिख रहा है, ऑर्डर क्या आ गया, 3 ऑर्डर। यहाँ पर ये आपका फाइनल आया। यहाँ पर a माइनस एक्स को आप चाहते तो a लिख सकते थे, और केवल a को हम लोग a0 लिख सकते थे। पावर में 2 है तो पावर में 2 लगा देते 1/1 करके, हो जाता रिजल्ट। इसका हाफ लाइफ पीरियड याद रखिएगा, दैट इज 3/2 ka²। मतलब इस केस में जो हाफ लाइफ पीरियड आ रहा है a की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये पूरी बातें होप सो आप सबको क्लियर है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट करके रखिए। तो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उससे रिलेटेड हाफ लाइफ पीरियड, रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं जैसे के का यूनिट हो गया, हाफ लाइफ पीरियड का इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेटेड रिलेशन हो गया, ये सारे बातों को अच्छे से जाना और समझा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले, तो फिर मिलके मेहनत करेंगे। और एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में हम सारा 12th का, सारा 11th का केमिस्ट्री का पूरा इंटायर सिलेबस कवर करते चले जाएंगे। यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियोस आएंगी। बस थोड़ा सा आपके प्यार का, थोड़ा सा ना सपोर्ट का ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुद का खूब ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। जय हिंद।